हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक होती है जो पिंक कलर में होती है, पतली सी बुक होती है। उससे भी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। विंडो का मतलब होता है खिड़की और वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व। तो विश्व की खिड़की कौन सी है? तो यहाँ पे इंग्लिश को कहा जा रहा है, अंग्रेजी भाषा को। डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। नेटिव का मतलब होता है स्थानीय, स्पीकर्स यानी वक्ता जो बोलते हैं। तो वह कौन सी भाषा है जिसके वक्ता जो हैं, जिसके स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा है? वो है चीनी भाषा, चाइनीज। डैश वॉज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। अब यहाँ पे जो इंग्लिश भाषा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और डोमिनेंट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हो, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावी। तो मिडिल इंग्लिश पर किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तो वो था लैटिन। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इज ऑफ। एंग्लो सैक्सन के जो लिटरेचर थे, एंग्लो सैक्सन पीपल थे जिन्होंने एक समय आक्रमण किया था इंग्लैंड पर, और उनका जो साहित्य था वो किस प्रकार का था? वो रिलीजियस टाइप का था, यानी धार्मिक चीज़ों से वो जुड़ा हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगन विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप ऑफ द मेनलैंड ब्रिटेन। तो अंग्रेजी का जो इतिहास है वो किसके आने से शुरू हो गया? तो एंग्लो सैक्सन के आने से। क्योंकि एंग्लो सैक्सन जो लोग थे वो थे इन्वेडर, यानी जो आक्रमण करते हैं। वो यूरोप के थे, यूरोप महादेश है, और वो मेनलैंड ब्रिटेन, ब्रिटेन की धरती पर उन्होंने ऐसा किया था। वन हु राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो कि ड्रामा लिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्ले राइट, यानी नाटककार। अब देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं। एसेइस्ट का मतलब होता है जो कि एसे लिखता है, निबंध लिखता है। नोवेलिस्ट का मतलब जो नोवेल लिखता है, उपन्यास लिखता है। कॉमेडियन यानी जो कॉमेडी करता है, मनोरंजन करवाता है। हु इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो सबसे महानतम अंग्रेजी नाटककार, ड्रामेटिस्ट कौन थे? सब लोग जानते हैं, वो विलियम शेक्सपियर थे। यहाँ पे सिर्फ शेक्सपियर लिखा हुआ है, लेकिन उनका पूरा नाम विलियम शेक्सपियर था। एलिजाबेथ काल के वो बहुत बड़े नाटककार थे और बहुत महान भी थे। What has enriched the vocabulary of English। वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दावली, यानी उस शब्द को, उसमें कितने ज़्यादा शब्द हैं। तो अंग्रेजी जैसे कि आपको आज दिख रही है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, लोग इसको सीखने के लिए पागल हैं। इनरिच्ड का मतलब होता है बढ़ाना। तो किस चीज़ ने आखिर इसके शब्द को इतना दूर बढ़ा दिया? तो ये है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है लेना, किसी चीज़ से लेना। अंग्रेजी भाषा बहुत सारे भाषाओं से इसने बहुत सारे शब्द को अपनों में लिया है, जिसके कारण इसकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा हो गई है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। पहला भारतीय उपन्यास अंग्रेजी में, यानी कि सोचिए जब पहला भारतीय उपन्यास अंग्रेजी में लिखा गया, यानी कि यहाँ पे भी लोग उस वक्त अंग्रेजी जानते थे। उस नोवेल का नाम था राजमोहन्स वाइफ, यानी राजमोहन की पत्नी। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृत हमारी भाषा है, बहुत ही पुरानी भाषा है, प्राचीनतम भाषा है। और पर्शियन, पर्शियन का मतलब होता है पर्सिया। अभी जिसको आप ईरान के नाम से जानते हैं, बहुत पहले इसका नाम पर्शिया था। तो वहाँ की भाषा जो हुई वो हो गई पर्शियन। तो अंग्रेजी भाषा जो है संस्कृत और पर्शियन दोनों से यंगर है। यंगर का मतलब बहुत छोटी है, ज़्यादा पुरानी भाषा है नहीं है। ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। ये जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट था एक प्रकार का आंदोलन था, और ये हुआ कब? तो ये मिडिल इंग्लिश के समय में हुआ था। न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। अब ये नई वेराइटी यानी अंग्रेजी जो थी वो ओरिजिनल फॉर्म में चारों तरफ गई मान लीजिए, लेकिन वहाँ पे भी
जिस जगह पे ये गई वहाँ पे इसकी अलग अलग रूप का उदय हो गया, नई नई वैरायटी आ गई, तो उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया न्यू इंग्लिश। वो न्यू इंग्लिश कहलाने लगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ द यंगेस्ट? इन सब में से कौन सी भाषा ऐसी है जो कि काफ़ी कम है, जो कि बहुत ज़्यादा समय जिसको नहीं हुआ है? तो वो है इंग्लिश भाषा। बाकी तीनों भाषा संस्कृत, लैटिन और ग्रीक, ये सारी बहुत ही ओल्डर भाषा है। डैश इज ए सिनोनिम ऑफ ड्रामा। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी जैसे अगर हम आग बोलते हैं तो आप उसको अनल भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं, अग्नि भी। तो उसी तरह से ड्रामा का सिनोनिम यानी इसका समानार्थक शब्द है प्ले, मतलब नाटक। रेनाइसेंस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। रेनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। उस समय ये भी एक प्रकार का आंदोलन ही था जो इंग्लैंड में चला था। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। जनरेटेड यानी कि उत्पन्न करना और स्पिरिट यानी भावना। तो रेनाइसेंस यानी पुनर्जागरण ने आत्मनिरीक्षण की एक नई भावना उत्पन्न की। इन द 18th century डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 18वीं सदी में वह कौन से मनुष्य थे जिन्होंने एक डिक्शनरी पब्लिश की, वो भी अंग्रेजी भाषा की? वो सैमुअल जॉनसन थे। चार्ल्स डिकेंस वॉज अ नॉवेलिस्ट ऑफ द। चार्ल्स डिकेंस, आप लोगों ने नाम इनका सुना होगा, ये बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे विक्टोरियन काल के, जिनकी बहुत सारी नॉवेल्स है जो कि काफ़ी फेमस भी हुई थी। ये नॉवेलिस्ट है, किस सदी के हैं? तो 19th सेंचुरी के हैं, 19वीं शताब्दी के हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 18। आंग्ल सेक्शंस वेयर डैश पीपुल। ये आंग्ल सेक्शन लोग कौन थे? ये थे जर्मेनिक पीपल। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश। इंग्लिश जो है सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश में डेवलप हुई। लैंगलैंड इज़ ए वेल नोन राइटर ऑफ द डैश इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे जो लैंगलैंड है वो है नाम। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध और राइटर का मतलब होता है लेखक। किस एरा के वो वेल नोन इंग्लिश साहित्य में लेखक थे? वो थे मिडिल इंग्लिश के। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश कैम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच यानी भाषण को क्या कहा जाने लगा? बाद में ये किस नाम से जाना जाने लगा? तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या आरपी भी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। आखिर ये अंग्रेजी जो है प्राचीन किस भाषा से मिलती है? तो इंडो यूरोपियन से। आंग्ल सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। इंग्लैंड पर आंग्ल सेक्शन ने कब आक्रमण किया था? तो 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ। लेटेस्ट पीरियड यानी जो कि तुरंत में हुआ था। इंग्लिश भाषा में जो ग्रोथ हुई, जो विकास हुई, उसे किसका एरा कह सकते हैं, किसका युग कह सकते हैं? उसे कहते हैं न्यू इंग्लिशेस। हु वेयर टुगेदर कॉल्ड द आंग्ल सेक्शन। अब जो ये आंग्ल सेक्शन थे वो अकेले नहीं थे, किनको किनको मिलाकर आंग्ल सेक्शन कहा गया? वो थे एंगल्स, जूट्स, सेक्शंस, सभी को। रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ। रोमांटिक रिवाइवल किनसे जुड़ा हुआ है? विलियम वर्ड्सवर्थ से। आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, ये बहुत बड़े पोएट थे, बहुत सारी कविताएं इनकी टेक्स्ट बुक में चलाई जाती है। ओल्ड इंग्लिश कवर्स। अब ये जो इंग्लिश है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था ओल्ड इंग्लिश, एक मिडिल, एक मॉडर्न। तो पुरानी इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था, उसका समय काल क्या था? तो उसका समय काल है AD 449 से AD 1066। मिडिल इंग्लिश कवर। मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है? 66 पे ये ख़त्म होता है।
मिडिल इंग्लिश कवर्स, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक के पीरियड को कवर करेगी? तो 1150 से AD 1500 तक, और 1500 AD ऑनवर्ड से यहाँ यानी कि उसके बाद से जो भी हुई वो है मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 टिल नाउ। अब 1500 AD से यानी अन्नो डोमिनी से अब तक जो अंग्रेजी यूज कर रहे हैं वो कौन सी इंग्लिश है? वो है मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश है ये। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतिहास है वो कितने साल महज पुराना है? मात्र 1500 साल पुराना है। और ये बात हम पहले जान चुके हैं कि अंग्रेजी भाषा सबसे यंगर भाषा है। बंकिम चंद्र wrote राजमोहन्स वाइफ। द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इज। बंकिम चंद्र ने राजमोहन वाइफ लिखा। यह पहला नोवेल था, यह पहला भारतीय नोवेल था जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और कब लिखा गया? 1864 में। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर। ओल्ड इंग्लिश समय में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाले, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने वाले कौन कौन सी भाषा थी? एक थी लैटिन, लातिनी भाषा, और दूसरा थी स्कैंडिनेवियन। गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ। गोल्ड पीरियड यानी सुनहरा काल। ओल्ड इंग्लिश यानी पुरानी इंग्लिश, लिटरेचर यानी साहित्य, वाज द एरा ऑफ। वह किस मनुष्य का, किस राजा रानी का एरा था जबकि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर अपने स्वर्णिम काल में था? वो थे किंग एल्फ्रेड। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड। 1066 AD को किसका अंत माना जाने लगा? तो ये था ओल्ड इंग्लिश यानी पुरानी इंग्लिश। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म कब से फैलने लगा इंग्लैंड में? तो ये समय था AD 600 का। फर्स्ट फेज ऑफ द मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड ऑफ। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में फेज आ गया और ये फेज भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। पहला फेज इसका कौन सा काल था? तो AD 1150 से AD 1215। सेकेंड फेज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा पीरियड कवर करता था? तो AD 1250 से 1350। चौसर, गॉवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ, ये चारों नाम है, पीपुल के नाम है, इंसान के नाम है। आर वेरी इम्पॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण। राइटर्स यानी लेखक, ये सब किस पीरियड के बहुत ही मुख्य लेखक थे? मिडिल इंग्लिश के। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश शुरू कब से होती है? तो AD 1500 से। नेम ऑगस्टन वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। अब किस शताब्दी को ऑगस्टन नाम दिया गया था? ये शताब्दी थी 18th सेंचुरी। डैश वाज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज। किस सदी को ऑगस्टन एज भी कहा जाता है? तो 18th सेंचुरी को ही ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाय जे बुचानन। जे बुचानन भी इंसान का ही नाम है और उन्होंने ब्रिटिश ग्रामर लिखा था, व्याकरण लिखा था, इनके द्वारा लिखा गया था। और लिखा कब गया था? तो 1762 में। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। वह अंग्रेजी जो कि 15वीं शताब्दी से लेकर हम आज तक यूज कर रहे हैं वह है मॉडर्न इंग्लिश। राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट। किस वर्णमाला का प्रयोग ओल्ड इंग्लिश राइटिंग में किया करती थी? वो था र्यूनिक अल्फ़ाबेट का यूज होता था। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट भी एक प्रकार का आंदोलन ही था। जब ये आया तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। किस चीज़ में? तो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में। इंग्लिश के लॉन्ग वोवेल का कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें काफ़ी बदलाव आया था। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी प्रिंट की टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में कब आई थी? इन द ईयर, यह आई थी 1476 में। अब है इंग्लिश इज, तो इंग्लिश क्या है? विंडो टू द वर्ल्ड यानी विश्व की खिड़की है।
इंग्लिश के बिना लगभग आज किसी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। Dash had far reaching effects on the English language। अब किसका जो प्रभाव पड़ा अंग्रेजी भाषा पर, बहुत लंबा दूर तक उसका प्रभाव पड़ा था। रेनाइसेंस का, पुनर्जागरण का। इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज इन। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है विदेशी भाषा, यानी ये भाषा जो है विदेशी है, अपनाया नहीं गया है उसको इस देश में। तो ये है चाइना। चाइना में अंग्रेजी एक विदेशी भाषा की तरह यूज होती है। और हमने शुरू में ही ये बात पढ़ ली कि चाइना के जो है चाइनीज़ भाषा के ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर है, यानी वो भाषा लोग बहुत ज़्यादा अभी विश्व में बोल रहे हैं। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर ऑफ। अमेरिकन इंग्लिश, अब अमेरिका आपने शुरू में ही पढ़ा कि इंग्लिश का जो रूप है बदलते गया और बहुत सारे देश में नई वैरायटी ऑफ इंग्लिश भी आ गई। तो अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से बिल्कुल भी अलग है। किस किस क्षेत्र में? स्पेलिंग में। आप लोग एक एग्जांपल देखिए कलर का। एक होता है COLOR, एक होता है COLOUR। यही डिफरेंस है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। स्पेलिंग में चेंज हो गया। ग्रामर, व्याकरण में भी दोनों का चेंज होता है। वोकैबुलरी यानी शब्दावली, दोनों के जो शब्दकोश है वो भी अलग अलग है। ऑल द थ्री एस्पेक्ट में अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वॉज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अभी वर्ल्ड लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश। लेकिन कितने साल पहले लैटिन एक वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करती थी और वर्ल्ड को डोमिनेट किया करती थी। तो ये है लगभग 800 साल पहले। In the last few decades of the dash century, English language has been rapid change। रैपिड यानी जल्दी जल्दी हुए, चेंज यानी बदलाव, यानी इतने कुछ सेंचुरी में कुछ दशक पहले ही इस सेंचुरी में अंग्रेजी भाषा ने बहुत सारे चेंजेस को देखा है। तो 20वीं सदी के अंतिम के कुछ दशकों में ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी आंदोलन स्वेप्ट इन यूरोप यानी कि फैल गया। किस सदी में ये मूवमेंट जो है पूरी तरह से फैल गया था यूरोप में? 15वीं सदी में। इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज़। अब चौसर भी, जोफ्रे चौसर उनका पूरा नाम है, वो भी बहुत बड़े शायद पोएटिक वर्ड्स यानी इसका मतलब वो पोएट थे। तो उन्होंने किसका प्रयोग नहीं किया था? ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया था जब वो अपनी पोएटिक यानी कविता के शब्द लिखा करते थे। कैंटरबरी टेल्स हैज़ रिटन बाय, किताब का नाम है, या फिर आप कह सके जो कि इसको चौसर ने लिखा है तो ये ज़रूर पोएम बुक की कलेक्शन होगी। कैंटरबरी टेल्स चौसर के द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम जोफ्रे चौसर था। पैराडाइज रिगेन वॉज रिटन बाय, पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग और रिगेन का मिलना मतलब होता है वापस मिलना। ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि इंग्लैंड के महानतम कवियों में से एक है। आपको पता होगा कि पैराडाइज लॉस्ट भी जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया था। हालांकि पैराडाइज लॉस्ट एक इपिक पोएम है और ये अपने समय में जब ये पब्लिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया था। लेकिन ये केस पैराडाइज रिगेन्ड के साथ नहीं था, लोग ज़्यादा बातें इसके बारे में नहीं करते हैं। यहाँ पे रोप नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा द रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाय। ये भी पुस्तक है जो कि लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। हाइडिब्रास वॉज रिटन बाय, हाइडिब्रास वॉज रिटन बाय बटलर। मैक फ्लैकनोए वॉज रिटन बाय। अब यहाँ पे जो है आपने अगर बुक पलटाया होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे पोएट है, बहुत सारे राइटर है जिन्होंने समय समय पर कविताएं बुक लिखी। बहुत सारा बुक उन लोगों ने पब्लिश करवाया और उसी का नाम आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ड्राइडन। फेरी क्वीन वॉज रिटन बाय, तो स्पेंसर के द्वारा ये लिखा गया था। ये सारे इंसान के नाम है, ये सारे इंसान हैं। डॉक्टर फर्स्टस वॉज रिटन बाय, तो ये लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा। एडवर्ड टू वॉज रिटन बाय,
बाय मार्लोव ने इसको लिखा था। वेनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय वेनस एडोनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, जो कि महानतम नाटककारों में से आज भी एक है। वर्ड्सवर्थ एक कवि थे जिनका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था। आप लोगों ने क्लास 10th में इनकी कविता ज़रूर पढ़ी होगी, शायद नहीं भी पढ़ी होगी। ये एक पोएट थे। हैमलेट क्या है? तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है। अब इसको समझिए। हैमलेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। ये हैमलेट जो है, इसमें ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी यानी ट्रेजेडी का जो अंत होता है वो काफ़ी दुखद होता है। हैमलेट के अंत में क्या होता है? हैमलेट हीरो रहता है, जितने सारे भी लोग इसके आसपास होते हैं, ये राजा का बेटा होता है, प्रिंस होता है, सारे लोग मर जाते हैं। दुखद अंत हो जाता है, कोई भी नहीं बचता। जो दूसरे देश से इस पर आक्रमण करने आए थे वो इसको देख के बोलते हैं कि अब मारना किसको है, यहाँ तो सब पहले से ही मरे पड़े हैं। इसलिए इसमें दुखद अंत होता है। यह है ट्रेजेडी। किंग लियर भी एक ट्रेजेडी है। पायर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, ये लैंगलैंड के द्वारा लिखी गई थी। ओथेलो, हैमलेट, जूलियस कैसर, मैकबेथ, किंग लियर वॉज रिटन बाय, ये सारे जो हैं प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन में कुल 37 प्ले लिखे थे। ओथेलो में भी ट्रेजेडी ही होती है, अंत दुखद है। हैमलेट का भी वही हाल है, मैकबेथ का भी वही हाल है, और किंग लियर का भी वही हाल है। दुखद अंत हो जाता है, लोग मर जाते हैं। यह है विलियम शेक्सपियर की। विजन ऑफ जजमेंट वॉज रिटन बाय, विजन ऑफ जजमेंट लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखा गया है। लॉर्ड बायरन इंग्लिश के एक बहुत ही महानतम पोएट में से एक हैं। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो शैली के द्वारा। द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाय, स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। सोहराब एंड रुस्तम हैज़ बीन रिटन बाय, ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ही लिखा गया है। गीतांजलि बहुत ही फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। सावित्री हैज़ बीन रिटन बाय अरविंद घोष के द्वारा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, ड्रामा यानी नाटक किस शब्द से आया है? तो ये ग्रीक शब्द से आया है। आपको पता होगा कि अंग्रेजी ने बहुत सारी भाषा को बोरो किया है, लिया है। लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स, अब ये जो ओल्ड इंग्लिश की भाषा है ये अलग अलग दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी अलग है और वोकैबुलरी यानी शब्द उच्चारण जो हम करते हैं वो भी अलग है। टुडे डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अब आज के युग में वर्ल्ड लैंग्वेज किसको रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी किसको उसका तमगा मिला है? तो अमेरिकन इंग्लिश को। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, यानी इंग्लिश की जो नई वैरायटी आई जब ब्रिटिश एम्पायर ने उनको एक्वायर किया था, ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ पे गए वहाँ वहाँ पे इनकी भाषा भी गई, तो जो न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज हुई यानी जो उभरी, उसको क्या मिला? पावर मिला, जॉय मिला, फ्रीडम मिला या सेपरेशन मिला? तो उनको फ्रीडम मिला। मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन, मोरालिटी प्लेज कब डेवलप हुई थी यानी नैतिकता का प्ले? तो लेटर मिडिल एजेस में, आप यहाँ पे लिख देंगे लेटर मिडिल एजेस। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वर्ड, अंग्रेजी की जो पहली ट्रेजेडी थी, दुखद अंत जिनका हुआ था, वो थी गर्बोडक। ओथेलो भी एक नॉवेल है जो कि लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा और ये एक ट्रेजेडी है। मर्डर इन द कैथेड्रल यानी कैथेड्रल में मृत्यु लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। इनका एक पोएम बुक में पढ़ना भी है, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, इन्होंने ही लिखी है। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, आधुनिक उपन्यास के फादर पिता कौन कहे जाते हैं? तो रिचर्डसन। पमेला वॉज रिटन बाय रिचर्डसन। प्राइड एंड प्रिजुडिस वॉज रिटन बाय जेन ऑस्टन। डेविड कॉपरफील्ड किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। और पहले का जो सिलेबस था बिहार बोर्ड का इंग्लिश में, उसमें डेविड कॉपरफील्ड पढ़ना भी था नोवेल।
पिकविक पेपर्स वॉज रिटन बाय, ये भी चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। कूली वॉज रिटन बाय, ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। सरपेंट एंड द रोप वॉज रिटन बाय राजा राव, ये राजा राव के द्वारा लिखा गया है। अनटचेबल वॉज रिटन बाय, अनटचेबल मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखा गया है अरुंधति के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान, यह है खुशवंत सिंह के द्वारा। ए बेंट इन द गंगा, गंगा में बेंट, ये लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। इनकी भी एक कहानी हमें बुक में पढ़नी है जो कि है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि नानू काका के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करती है। आर्म्स एंड द मैन, जी.वी. शॉ, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हु रोट हकलेबेरी फिन, हकलेबेरी फिन मार्क ट्वेन ने लिखी है। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, जो व्यक्ति गोल्ड स्मिथ और शेरिडन थे, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना। उन्होंने किस में योगदान दिया? नोवेल में, उपन्यासों में उन्होंने अपना योगदान दिया। वोल्सोइंका इंसान का नाम है। कैसे पोएट है? तो एक नाइजीरियन पोएट है। नाइजीरिया एक देश है वहाँ के ये पोएट है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय, करेक्टराइज यानी उसका चरित्र चित्रण किस चीज़ से किया जाता है कि ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है? कुछ ना कुछ उसमें खास बात ज़रूर होगी। तो उसमें बात थी इन्फ्लेक्शंस, यानी शब्द अनुशासन के लिए जानी जाती है। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन द इंग्लिश, लिंग्विस्टिक यानी आप कह सकते हैं जो लैंग्वेज में चेंज हुई। मेजर का मतलब बहुत ज़्यादा। इंग्लिश के मेजर लैंग्वेज में जो चेंज हुई वो आप किस रूप में देख सकते हैं? तो वो कब हुई थी? तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के दौरान। द 18th सेंचुरी इज़ नोन एज, द 18th सेंचुरी को पीछे भी देख चुके हैं, ऑगस्टस एज कहते हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ है इंसान का नाम। इम्फेसाइज ऑन द प्योरिटी ऑफ, इम्फेसाइज यानी जोड़ देते हैं, प्योरिटी यानी शुद्धता। ओलिवर गोल्ड स्मिथ किसकी शुद्धता पर ज़्यादा जोर देते हैं? तो वो डोमेस्टिक लाइफ की शुद्धता पर जोर देते हैं। हु रोट ए पासेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिंग ए वर्ल्ड विदाउट द, आजकल इम्पॉसिबल यानी असंभव, थिंक सोचना, इमेजिन कल्पना करना, ए वर्ल्ड यानी विश्व, विदाउट द यानी आज किसके बारे में सोचना भी, दुनिया को इमेजिन करना भी मुश्किल प्रतीत होता है, वो है प्रिंटिंग मशीन। क्योंकि अभी सारे काम प्रिंटिंग से ही हो रहे हैं। ये सारा जो बुक है ये भी तो प्रिंट ही हुआ है, और अगर अभी प्रिंटिंग मशीन ना हो तो पता नहीं क्या समस्या आ जाएगी। स्पेलिंग कलर इज़ यूज्ड इन, स्पेलिंग कलर, अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये किस इंग्लिश में यूज होता है? ये होता है अमेरिकन इंग्लिश में यूज। हु रोट इंडियन, इंडियन जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, जो कि महानतम पोएट्स में से एक थे। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, आखिर किस पीरियड के जो टेक्स्ट होते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, समझने में भी दिक्कत होती थी, तो वो था ओल्ड इंग्लिश। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।